So here in this video, we will be starting with the chapter 2 of microeconomics, that is central problems of an economy. In the previous lecture, we studied what is the economy and what is economics, what are the types of economy, and the difference between the micro and the macroeconomics. In this video, we will be discussing about the central problems of an economy. Basically, what is an economic problem, what are the causes of it, and what are the central problems of my economy. Then we'll be studying about the solutions of this central problems. Then we will be studying about the PPC, that is production possibility curve, and the central problems, and the concept of the opportunity cost. So let's get started with the first topic, that is what is an economic problem. What a wants of a human want. बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज जो ह्यूमन बींग्स के वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, लेकिन जो मीन्स है उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो स्कार्स हैं। मतलब कि जरूरतें तो बहुत सारी हैं भाई, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं उन जरूरतों को पूरा करने के लिए वो लिमिटेड हैं। तो इसीलिए ये इम्पॉसिबल हो जाता है एक इकोनॉमी के लिए सारी चीजें प्रोड्यूस करना हर एक इंडिविजुअल के लिए जो उसको चाहिए, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी अनलिमिटेड रिसोर्स पोजेस नहीं कर सकती है, नहीं करती है बेसिकली। तो इसीलिए ये जरूरी हो जाता है हर एक इकोनॉमी को एक पॉइंट लेकर आना, दैट इज टू मेक अ चॉइस। सो every economy therefore need to make a choice regarding the efficient use of available resources of economy like land, labor and capital। अब जैसे पिछले चैप्टर में हमने ये चीज स्टडी आउट की थी कि भाई कैसे रिसोर्सेज का यूज करना है, ऐसे रिसोर्सेज का यूज करना है कि आप मैक्सिमाइज कर सको अपना सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर की सेंस में प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, सोसाइटी सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज हो सके। तो इस आइडिया में भी एक चीज आ जाएगी कि इकोनॉमी उस चीज को ऐसे यूज कर सके कि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव आउट कर सके या मैक्सिमम प्रॉफिट डिराइव आउट कर सके, सोशल वेलफेयर डिराइव आउट कर सके, मैक्सिमाइज कर सके। जैसे कि एक इकोनॉमी को ये डिसाइड करना होता है कि कितनी जो रिसोर्सेज है वो यूज की जाएगी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज and how much for the development of agriculture, means you have to bifurcate the things too। जैसे हमने एक एग्जांपल किया था कि लैंड जो है उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है, जैसे कि हम एग्रीकल्चर के लिए भी यूज कर सकते हैं, वहां पे घर भी बना सकते हैं, वहां पे फैक्ट्री भी लगा सकते हैं। सो दिस इज द ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज का दो फंडा तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, जिससे चॉइस वाला एस्पेक्ट आ जाता है। सबसे पहला कि ये लिमिटेड है, दूसरा इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, मतलब इनको हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, दस फॉलो द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और ये जो प्रॉब्लम है इसका मेन कंसर्न क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का टू डिफरेंट यूजेस, दैट इज व्हाट इकोनॉमिक प्रॉब्लम या फिर प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस। सिंपली अगर हम बोले तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम उसको बोलते हैं जहां पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है या फिर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज एसेंशियली द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस confronted with the scarcity of resources in relation to our wants. We have to make choice regarding the distribution of resources to alternate uses with the view to maximize the economic gain at an individual level and maximizing social welfare at the level of economy as a whole. Thus, economic problem is essentially the problem of choice। मतलब अब हमें उस limited resource का इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि हम मैक्सिमाइज कर सकें अपना इकोनॉमिक गेन एक इंडिविजुअल लेवल पे और सोशल वेलफेयर को भी मैक्सिमाइज कर सकें इकोनॉमी के लेवल पे। सो दिस इज हाउ द थिंग्स विल गो ऑन। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम वी ऑलरेडी स्टडीड व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज ड्यू टू द फॉलोइंग दीज कॉजेस। वी नो व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब वो कैसे होती है, रीजन क्या है इसका, तीन कॉजेस दे रखे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होने के। द फर्स्ट वन इज अनलिमिटेड वांट्स। अब जो ह्यूमंस है उनकी जो जरूरतें, जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, दैट इज अनलिमिटेड। Nobody can be satisfied with this. The wants of all members of a society cannot be fully satisfied at a given point of time.
Obviously, they cannot satisfy all of the individual's needs at a point of time. As a matter of fact, wants of the man have been increasing day by day. Years back, there was hardly any demand for laptops, but today, almost every household is keen to get one. So, with the passage of time, we are seeing this कि भाई कंप्यूटर्स मोबाइल्स इनका डिमांड बढ़ता जा रहा है. तो हम इसलिए ये चीज कह सकते हैं दैट हर एक सोसाइटी के अंदर एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में देयर आर इनन्यूमरेबल अनसेटिस्फाइड वांट्स, एंड दैट इज व्हाट वी रेड अबाउट द फर्स्ट ऑफ द कॉज. सबसे पहला कॉज हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होने का इज अनलिमिटेड वांट्स. सेकेंड इज लिमिटेड और स्कार्स रिसोर्सेज. रिसोर्सेज लिमिटेड है भैया, स्कार्सिटी है रिसोर्सेज. ज्यादातर गुड्स और सर्विसेज जो सेटिस्फाई करता है ह्यूमन वांट्स को वो लिमिटेड है. ये गुड्स जो है इन्हें हम स्कार्स बोलते हैं. क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई मीट नहीं कर पा रही है जितनी डिमांड है. हम प्राइस का फैक्टर तो इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. जैसे कि डिमांड उसकी बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं है. ठीक है, एंड वो कांस्टेंट रख रहे हैं प्राइस के फैक्टर को. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइस फैक्टर, वी आर जस्ट सिंपली टॉकिंग अबाउट कि उतना प्रोडक्शन हो ही नहीं, उतना सप्लाई हो ही नहीं रहा है उस चीज का. थर्ड इज ऑल्टरनेटिव यूज. दूसरी प्रॉब्लम जो आती है हमारे, तीसरी प्रॉब्लम जो आती है हमारे पास दैट इज लिमिटेड रिसोर्सेज. जैसे कि मिल्क एक स्कार्स कमोडिटी है, उसको हम यूज कर सकते हैं चीज प्रिपेयर करने के लिए, आइसक्रीम etc. इसीलिए जो resources हैं these are limited, all wants cannot be satisfied. So the three of the problems that is we define up कि भैया हाँ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहाँ से राइज हो रही है. सबसे पहला कि भाई आपकी जरूरतें ही अनगिनत हैं. दूसरा, जरूरतें अनगिनत हैं लेकिन रिसोर्सेज अनगिनत नहीं है, वो लिमिटेड है. तीसरा, बहुत तरीके से हम उस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, वेरी इजी टू लर्न. दीज थ्री आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नाउ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. अब एक इकोनॉमी, हर एक इकोनॉमी की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है. तीन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है. रिच और पुअर, डेवलप्ड और अनडेवलप्ड. Every economy faces three central problems: what to produce, how to produce, for whom to produce. What to produce? It is related to a choice of goods and services to be produced along with a decision regarding its quantity. How to produce in relation to the choice of technique. Technique क्या use करोगे? What to produce मतलब कि भाई choice क्या देंगे हम यहाँ पे production करने के लिए according with the decision regarding with the quantity. Whereas for whom to produce you talk about किसके लिए produce करना है, कौन हमारा पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर मेंबर्स है जिसके लिए हम प्रोड्यूस करें. लेट अस हैव अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ द सेम. सबसे पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस. सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है एक इकोनॉमी के अंदर कि क्या गुड्स और सर्विसेज हमें प्रोड्यूस करने चाहिए ताकि हमारा जो वांट्स है वो मैक्सिमाइज हो सके. वी कैन सेटिस्फाई द मैक्सिमाइजेशन ऑफ आवर वांट्स. अब प्रॉब्लम अराइज होती है ड्यू टू द फैक्ट दैट मीन्स आर स्कार्स इन रिलेशन टू देयर वांट्स. तो प्रॉब्लम किसे कंसर्न होती है? प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन. हर एक इकोनॉमी को इसीलिए चॉइस करनी पड़ती है कि कौन सा गुड सेटिस्फाई करेगा आपकी नीड्स को और कौन सा एज अ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा उस सेटिस्फैक्शन के. मतलब चॉइस वाला फैक्टर अराइज हो जाता है. अच्छा, अगर ये प्रोड्यूस करेंगे ना, अब जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, सिंपल टर्म्स में बोले तो क्या प्रोड्यूस करना है भैया. अच्छा, हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं, हम उस वाली चीज को प्रोड्यूस करेंगे जो ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे सके. इट इन्वॉल्व्स टू फोल्ड डिसीजन: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस. अब फर्स्टली द इकोनॉमी हैज टू डिसाइड व्हाट गुड एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस. तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि क्या प्रोड्यूस करना है. जैसे कि कंज्यूमर गुड्स जैसे कि शुगर, क्लोथ, व्हीट, घी एक्सेट्रा are to be produced and which of the capital goods जैसे कि machine, tractors are to be produced. Similarly, choice for
has also to be made between the production of wartime goods like rifles, guns and tanks and peacetime goods like bread. Important. How much to produce? अब देखो ये वाला फैक्टर हमारा आ गया. डोंट कंफ्यूज विद हाउ टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर ही ये वाली चीज आ जाती है, क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है. अब अगर एक इकोनॉमी डिसीजन लेती है कि क्या गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर दें, तो उसको डिसाइड करना पड़ता है क्वांटिटी, कि भाई कितनी अमाउंट में बनाऊं, कितने कंज्यूमर गुड्स होने चाहिए, कितने प्रोड्यूसर गुड, कितने कंज्यूमर गुड्स होने चाहिए, कितने कैपिटल गुड्स होने चाहिए. जैसे कि अगर एक इकोनॉमी डिसाइड करती है ज्यादा कपड़े बनाना और वीट विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एंड विद लिमिटेड मीन्स, देन इट विल हैव टू प्रोड्यूस लेस ऑफ मशीन्स. राइट, वेरी इजी. तो लेट्स हैव अ रिकैप. व्हाट टू प्रोड्यूस हम समझ गए हैं. ठीक है भैया, ये प्रॉब्लम इस बारे में बात करती है कि क्या गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने चाहिए ताकि हम अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज कर सकें. ठीक है. प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, कैसे रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, तो क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी अमाउंट में प्रोड्यूस करना है. अब जो फैक्टर्स इस चॉइस को अफेक्ट करते हैं वो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, availability of technology, cost of production, extent of demand, etc. Let us discuss one by one. उसके बाद although there are other factors, but let's have a brief note about this. सबसे पहले है maximization of satisfaction. मतलब अगर मैं for example मेरे को दो choices है कि भाई क्या प्रोड्यूस करना है, मेरे को दो आइडिया है मेरे पास. ठीक है. सबसे पहला आइडिया है मेरे पास कि मैं प्रोड्यूस करूं ब्रेड, राइट. और दूसरा आइडिया है मेरे पास कि मैं प्रोड्यूस करूं चॉकलेट. ठीक है. नाउ अब यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन मेरे को ब्रेड से मिल रहा है, तो आई यूज माई रिसोर्सेज फॉर ब्रेड इंस्टेड ऑफ चॉकलेट. अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या मेरे पास उतनी सफिशिएंट टेक्नोलॉजी है कि मैं प्रोड्यूस कर सकूं ब्रेड. डू आई हैव सच बिग मशीनरीज, लेबर एंड ऑल. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं उसको डाल सकूं. नाउ एक्सटेंट ऑफ डिमांड, डिमांड के रिलेशन में आर द पीपल जनरली लाइक बेसिकली दे वांट, दे नीड ब्रेड और नॉट. सो दिस इज द फैक्टर दैट अफेक्ट माय चॉइस. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल ब्रेड का मेरे को करना, दैट इज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन फॉर द पीपल आउट देयर. बट मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है ब्रेड बनाने के लिए, मेरे पास चॉकलेट बनाने के लिए. फिर उसके बाद दूसरा फैक्टर आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. या मेरे पास ब्रेड बनाने के लिए पैसे नहीं है लेकिन चॉकलेट बनाने के लिए पैसे हैं. ठीक है. सो दिस इज द थिंग दैट इज वर्किंग आउट, एंड ऑब्वियसली अपोजिट, ब्रेड बनाने के लिए पैसे हैं, चॉकलेट बनाने के लिए पैसे नहीं है. सो दीज आर द फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं आपकी चॉइस. अब सेकंड पार्ट आ जाता है हाउ टू प्रोड्यूस. अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कैसे हम प्रोड्यूस करें उन चीजों को. तो यहाँ पे बेसिकली जो चीज आती है वो आती है टेक्निक. कौन सी टेक्निक हमें यूज करनी है. और टेक्निक की अगर हम बात करते हैं तो दो टेक्निक होती है प्रोडक्शन की. सबसे पहला है लेबर इंटेंसिव और दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव. अब यहां पे लेबर इंटेंसिव, लेबर इज यूज मोर देन कैपिटल, एंड कैपिटल इंटेंसिव, ऑब्वियसली कैपिटल इज यूज मोर देन लेबर. अभी जो प्रॉब्लम है दिस इज कंसर्न विद द टेक्निक ऑफ अ प्रोडक्शन. जैसे कि जो क्लॉथ की प्रोडक्शन है वो पॉसिबल कब होगी, जब हैंडलूम्स या फिर मॉडर्न मशीन्स में पास. दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. इट इंप्लाइज मोर प्रोडक्शन एट लेस कॉस्ट. मशीन्स होगी तो भैया ज्यादा प्रोड्यूस कर पाऊंगी लेकिन पैसे कम लगेंगे. ठीक है. तो ये दो टेक्निक हमने देख ली. उसके बाद इसमें भी फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं दिस चॉइस, दैट इज इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी. कि भाई उसका प्रोडक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या चीजें अच्छी लगी. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या वो अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निक, क्या वो टेक्निक मेरे पास है. हाउ टू प्रोड्यूस इज एसेंशियली द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक. वेराज अच्छा चला गया नहीं है, ठीक है छोड़ो. तो क्या कैसे प्रोड्यूस करना है, इट इज अबाउट प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक. था तो पॉइंट, आई डोंट नो वेयर इट वैनिश्ड. ओके फाइन. नाउ जैसे कि इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इसमें वो चॉइस लेके आता है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज और कैपिटल इंटेंसिव.
while labor intensive lead to higher employment। जैसे कि भाई ऑब्वियसली अगर आप वर्कर्स को हायर करोगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, काम दे रहे हो आप, रोजगार दे रहे हो लोगों को। कैपिटल इंटेंसिव से ज्यादा एफिशिएंसी आती है, ग्रोथ बढ़ती है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड एफिशिएंसी। जैसे टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो आप, जल्दी प्रोड्यूस कर रहे हो चीजों को, लेबर कम लग रहा है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट रहा है, ठीक है। टेक्निक्स है ऑब्वियसली बहुत बेटर फॉर्म ऑफ वर्क आपको मिल रहा है। सो दिस इज द प्रॉब्लम विच अकर्स इन इंडिया, दैट इज चॉइस बिटवीन कि लेबर ले या कैपिटल ले, ठीक है। तो हाउ टू प्रोड्यूस इज एसेंशियली द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब कौन सी टेक्निक हमको यूज करनी है उसकी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करता है कि हम कैसे उस चीज को प्रोड्यूस करेंगे। अब किसके लिए प्रोड्यूस करना है, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सारी चीजें हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते इकोनॉमी के अंदर, तो इसीलिए हर एक इकोनॉमी में हमें ये दो फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, रिच और पुअर। सोशल जस्टिस प्रमोट करना चाहिए, और कब प्रमोट होगा वो सोशल जस्टिस, अगर ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस होंगे गरीब लोगों के लिए, वहां से इनइक्वालिटी खत्म होगी, राइट। लेकिन वहां पे आप पैसा लगा रहे हो एंड दैट इज इन सच अ वे दैट इट इज नॉट विजिबल। तो गरीब लोगों के लिए अगर आप गुड्स बना रहे हो तो जो प्रॉफिट होगा प्रोड्यूसर्स का वो कम होगा, और कम प्रॉफिट होगा मतलब कि कम इन्वेस्टमेंट होगी, मतलब कि जीडीपी की ग्रोथ घट जाएगी। तो इकोनॉमी जो है वो एक बैकवर्ड स्पैन पे रहेगी इस पॉइंट के अंदर। Therefore, there is a problem of choice, सोशल इक्वालिटी या फिर जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस वाला पॉइंट यहाँ आ जाता है कि अच्छा भैया हमें गरीब लोगों को देना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन उसके अपोज में आपका जीडीपी खड़ा है भैया। अगर हमारा जीडीपी गिर गया तो फिर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अ कंट्री टू वर्क ऑन, इकोनॉमी तो बिल्कुल गिर जाएगी अगर आप सोशल इक्वालिटी प्रोवाइड करने लगे। तो फैक्टर्स भी यहाँ पे आ जाते हैं, आपको सोशल इक्वालिटी और जस्टिस प्रोवाइड करना है या फिर आपको जीडीपी की ग्रोथ देखनी है, तो आप उस बेसिस पे देखते हो कि आप किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो। एड ऑन प्रॉब्लम्स specific to the underdeveloped economies, there are two add-on problems specific to the, अब देखो ये तीन तो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, ये हमको हर एक इकोनॉमी के अंदर देखने, ठीक है, डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, लेकिन there are further add-on problems that could be seen टू अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर हमें देखने को ये चीज मिलती है। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री उस वहां पे भी हमको ये चीज देखने को मिलती है। दीज आर हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्स। सबसे पहला आ गया हमारा पॉइंट अंडर यूटिलाइजेशन। अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब है कि रिसोर्स को अच्छे से यूज नहीं किया जा रहा। अब ये प्रॉब्लम कब आएगी, जब रिसोर्सेज को उनके फुल पोटेंशियल की तरह यूज नहीं किया जा रहा है। जैसे कि अगर हम इस पॉइंट से देखें तो एक्चुअल आउटपुट और पोटेंशियल आउटपुट का पॉइंट रखा है मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट, मतलब कि एक्चुअली आप इतना प्रोड्यूस कर रहे हो लेकिन आपको पूरा पोटेंशियल नहीं मिला है। अगर आप उस चीज को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, सो दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि वो अवेलेबल तो है बट यू आर अनएबल टू यूज इट, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट आप ले ही नहीं पा रहे हो, तो इसकी वजह से जीडीपी गिरेगा, फिर से जीडीपी में बैकलैशेस आएंगे। सेकेंड, हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। अब जो प्रॉब्लम है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज की वो रिलेट होती है अनटैप्ड रिसोर्सेज के अंदर, मतलब अनएक्सप्लॉइटेड मींस व्हिच आर नॉट यूज्ड owing to the lack of technology, a vast amount of resources जैसे कि natural gas, oil, minerals वो untapped है। untapped means मतलब untouched है, क्योंकि आपके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि आप उसको यूज कर सको, आप उसको एक्सप्लॉइट कर सको, ठीक है। अकॉर्डिंगली रिसोर्स पुल रिमेन्स लो, like underutilization of resources, this also leads to the low level of GDP। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास देखो, जैसे पहले वाली अंडर यूटिलाइजेशन की अगर बात करते हैं, इसको बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर, ओके फाइन, सी नाउ लाइक अ स्टूडेंट इज वेल ग्रेजुएटेड, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएटेड है, ठीक है, मान लो
लेकिन वो जॉब कर रहा है एज ऑफ जो 12th पास, सॉरी 10th पास को मिलनी चाहिए, मतलब मिलती है, तो वो वाली जॉब कर रहा है। तो इससे अंडर यूटिलाइजेशन हुई है, बिकॉज ही इज अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट और वो अपने से लोअर लेवल की जॉब कर रहा है, तो उसके रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है वहां पे। एक तो ये वाला फैक्टर जो हम देख रहे हैं, दैट इज ब्रेन ड्रेन हो रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा एक इंडिविजुअल कैपेबल है उससे उसको कई ज्यादा नीचे लेवल की जॉब मिल रही है, तो वाई ही और शी वुड डू इट। ठीक है, तो वो दैट इज अंडर यूटिलाइजेशन। उसको आप 20,000 की नौकरी पर रख रहे हो एंड ही इज कैपेबल ऑफ अर्निंग 60-70,000 एंड डूइंग अ बेटर जॉब, सो दैट इज अंडर यूटिलाइजेशन। उसके प्रॉपर नॉलेज का यूज नहीं हुआ है, ठीक है, एंड दैट इज अनटैप्ड। द अदर वन इज अनटैप्ड अनएक्सप्लॉइटेड, मतलब आपके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि आप उसको एक्सट्रैक्ट कर पाओ। जैसे ये हम माइंस वगैरह के फॉर्म में ले लेते हैं कि हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जितने अच्छे अच्छे जेम्स हैं वगैरह वो हम एक्सट्रैक्ट कर पाए अच्छे से। सो दैट इज अगेन प्रॉब्लम टू अचीव। ठीक है, तो दिस इज द टू प्रॉब्लम्स, हाउ टू अचीव द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड हाउ टू अचीव द ग्रोथ ऑफ रिसोर्स, आर द अगेन टू ऑफ द प्रॉब्लम्स। ठीक है, नाउ अब इसका सोल्यूशन क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम्स। डिफरेंट इकोनॉमी सॉल्व सेंट्रल प्रॉब्लम्स डिफरेंटली। अलग अलग इकोनॉमी 3 तरीके की हमने पढ़ी थी, वो अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व करती है। जो मार्केट फोर्सेस होती है वो फ्री इकोनॉमी है, इसका मतलब प्रोड्यूसर्स जो है वो फ्रीली अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस वो अपने डिसीजन लेते हैं। ऐसे नहीं कि मन किया तो नहीं, दे सी द सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस कि भैया डिमांड इस चीज की बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई का, मैं सप्लाई बढ़ाओ, प्रोडक्शन करो, चलिए क्या प्रोड्यूस करना है, जिस चीज की डिमांड है, कैसे प्रोड्यूस करना है, इस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे कि भाई प्रॉफिट हमारा बढ़ता रहे। किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं जो हमें ज्यादा पैसे दे उस चीज के लिए, सिंपल। ठीक है, चलिए नाउ लेट अस सी basis of decision making related to what to produce, how to produce and for whom to produce. Now what to produce, producers choose करेगा to produce those goods the price of which are relatively high। obviously वो चीज produce करेगा जिसका प्राइस सबसे ज्यादा है ताकि उसका प्रॉफिट ज्यादा हो सके। क्यों, बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट, क्योंकि अचीव क्या करना है मार्केट इकोनॉमी के अंदर, उनको अचीव करना है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उसका दूसरा पॉइंट है हाउ टू प्रोड्यूस, वो ऐसे प्रोड्यूस करेंगे, वो ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे जहां पे उनका इनपुट जो है वो कम से कम जाए, मतलब उनको खुद से पैसा कम लगाना पड़े। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 मशीनरी ले आती हूँ, ठीक है, मैं अगर वो 2 मशीनरी ले आती हूँ तो मुझे 15 वर्कर का सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगा उन 2 मशीनरी से, और उन 2 मशीनरी का लाइक दे आर फॉर्म ऑफ अ कैपिटल गुड, तो बहुत सालों तक चलेंगी, बस थोड़ा मेंटेनेंस चाहिए and everything is good and fine with that to machinery. So why I will pay more to the people, why I employ people, what is the need for that? I'll just substitute the 15 workers and I'll bring that to machinery and my work is done. So this is how I'll produce in such a way कि cost of production मेरी कम से कम और profit ज़्यादा से ज़्यादा हो। that is the reward what to produce. Now for whom to produce, उसके लिए प्रोड्यूस करेंगे जो अच्छे पैसे देंगे, जो मस्त पैसा देगा उसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, सिंपल। नाउ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, अब डिसीजन यहाँ पे कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है क्या प्रोड्यूस करें, कैसे करें और किसके लिए करें। तो सबसे पहले क्या प्रोड्यूस करें, तो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती है सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर, फाइंड्स एज मोस्ट यूजफुल फॉर द सोसाइटी, जो सबसे ज्यादा जरूरी लगती है सोसाइटी के लिए वो चीजें प्रोड्यूस होंगी, राइट। कैसे प्रोड्यूस करनी है, उन टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट करेंगे हम जहां से लोगों को साइड बाय साइड, जैसे एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट आ जाता है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें हम लोगों को, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पे मैं बोलूंगी अच्छा ये 2 मशीनरी है, इनको अगर मैं हटा दूं, दिस पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जैसे 2 मशीनरी मैं यूज करी, मैं क्यों कर रही हूँ मैं 2 मशीनरी यूज, मैं 15 लोगों को रोजगार दूंगी। अगर मैं एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, एक मैं गवर्नमेंट का रोल प्ले कर रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ कि भाई 15 लोगों को लगाओ, चलो मशीन हटाओ, चलो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो, उनका भी भला करो,
सो दिस इज हाउ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी विल थिंक ऑफ. ठीक है. नाउ फॉर होम टू प्रोड्यूस, उसके लिए प्रोड्यूस करेंगे जो हंगर स्टारवेशन से बेचारे ग्रसित हैं, इवन इफ इट लीड्स टू लॉसेस. मतलब जरूरतें पूरी करनी है हमें, लोगों की बिल्कुल बेसिक नीड्स पूरी करनी है हमें, बेशक लॉस में चले. ठीक है. सो दिस इज हाउ अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वर्क्स. मिक्स्ड इकोनॉमी, दैट इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड नोशन and is to be used as India is using it. तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस कर रहा है, वो इस बेसिस पे लिया जाता है कि मार्केट फोर्सेस कैसे वर्कआउट कर रहे हैं, एज वेल एज सोसाइटी भी कैसे उसका वेलफेयर कर सकते हैं. तो दोनों आइडिया पैरेलली चलते हैं यहाँ पे. ठीक है. चलो एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं. प्रोड्यूसर्स जो है दे आर फ्री टू प्रोड्यूस क्लॉथ और स्टील टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट. लेकिन रेलवे आर द मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है इन सर्विसेज को एट नॉमिनल रेट्स ताकि गरीब लोग इस चीज को अफोर्ड कर पाए. सो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्किंग. मार्केट के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी अपने आप डिसाइड करती है और मिक्स के अंदर मार्केट फोर्सेस एज वेल एज सेंट्रल अथॉरिटी दोनों अपना रोल प्ले करती है. ठीक है. अब दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPC. ये एक ऐसा कर्व है जो दिखाता है ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ टू गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री और प्रोडक्शन फ्रंटियर, क्योंकि ये मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन दिखाता है विद द गिवन रिसोर्सेज. इसको एक एग्जांपल से एब्जॉर्प्शन वाले फैक्टर से उठाएंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. और इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि वो इंडिकेट करता है अगर मोर ऑफ अ गुड एक्स प्रोड्यूस किया जाता है, then factor of production will have to withdrawn from the production of y and transfer to the production of x. In other words, good y is transformed into good x. मतलब कि अगर resources, factors of production, land, labor, capital, ये सारे x के लिए लगा दिए, x को बनाने के लिए लगा दिए, good x को बनाने के लिए लगा दिए, तो वो कहाँ से लगाए हैं आपने उठा के? गुड y के जो factors of production थे वहां से आपने निकाल कर गुड x के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में उस चीज को डाल दिया है. तो इसीलिए गुड y को हमने गुड x में ट्रांसफॉर्म कर दिया है. इसलिए हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के नाम से भी जानते हैं. अब 3 अजम्पशन है जिस बेसिस पे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ड्रॉ करते हैं. रिसोर्सेज दे रखी है हमको, रिसोर्सेज फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज है. हमने एक प्रॉब्लम स्टडी आउट की थी कि भाई ये डेवलपिंग इकोनॉमीज में है ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बट यहाँ पे हम क्या अज्यूम करें कि रिसोर्सेज अच्छे से भाई फुल्ली यूटिलाइज हो रही है. और टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, मतलब कि ये नहीं है कि जैसे हमने वो वाला एग्जांपल लिया कि यहाँ पे अच्छी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है तो यहाँ पे 1 घंटे में काम हो जाता है, वहाँ पे अच्छी नहीं है तो 2-3 घंटे लग जाते हैं. सो दिस इज हाउ द assumption we are taking. First, resources हमें दे रखी है और वो second, these are fully and efficiently utilized. Third, technology constant है. ठीक है. अब इसको a production possibility curve, learn it by heart. That is वो कर्व जो शो कर रहा है combination of two goods which can be produced with the available resources on the assumption resources are given that the given resources are fully and efficiently utilized. The technology means technique of production remain constant. अब देखो, सपोज करते हैं हम एक इकोनॉमी के अंदर, suppose an economy decides to produce only 2 goods, namely wheat and cloth, with its available resources and given technology. अगर सारे रिसोर्सेज यूज हो रही है व्हीट के प्रोडक्शन में तो 100 लाख टन ऑफ व्हीट प्रोड्यूस किया जा सकता है. ऑन कॉन्ट्ररी, इफ ऑल द रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ अलोन, तो 4000 बेल्स ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस किया जा सकता है. इफ द इकोनॉमी प्रोड्यूसेस बोथ द गुड्स, देन विदिन दीज लिमिट्स various combination of 2 goods can be produced, and here we go with this table which is the best example. अब देखो यहाँ पे क्या चीज चल रही है. देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ए क्या किया उन्होंने, 100 हो रहा है, whereas क्लोथ 0 हो रहा है. यहाँ पे
be 91, 72. So this is how things are working out. तो ये शो कर रहा है कि under possibility A, 1 lakh ton of wheat alone will be produced without any production of cloth. तो मतलब जो सारी रिसोर्सेज हैं वो हमने वीट्स के प्रोडक्शन में लगा दी गई है, इसीलिए क्लोथ जीरो प्रोड्यूस हो रहा है. वेराज ई के अंदर क्या है, सारी रिसोर्सेज क्लोथ के प्रोडक्शन में लगा दी गई है, इसीलिए वीट का प्रोडक्शन जीरो है. इन एक्सट्रीम लिमिट्स को अगर हम निग्लेक्ट करें एक पॉइंट के लिए, तो हम बाकी पॉसिबिलिटीज भी देख सकते हैं कि 90 लाख टन ऑफ वीट अगर प्रोड्यूस करते हो तो 90 लाख के लिए जितनी रिसोर्सेज, फिर बच गई जो रिसोर्सेज तो 1 लाख बेल्स ऑफ क्लोथ वहां पे बन जाएगा. सो दिस इज हाउ द ऑल्टरनेट सिचुएशंस एंड दिस इज हाउ द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द सेम. Here we have clothes and here we have, oh sorry, here we have wheat and here we have clothes. Now यहाँ पे ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे कि हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे वीट का जो प्रोडक्शन है वो 0 है, वेरास क्लोथ का 4 है, और यहाँ पे वीट का जो प्रोडक्शन है वो 100 है, क्लोथ का 0, एंड ऐसे करके 91, 72, देन 43 ये सारे प्रोडक्शन है, और एक ये कर्व मुझे मिल जाता है जिसको मैं बोलती हूँ पीपीसी, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. ये दो गुड्स का आ गया, क्लोथ का विद रिलेशन टू योर वीट, ठीक है, and this is the illustration which is given for the same. Now the quantity of cloth is represented on x-axis and that is on y. Similarly B, C, D represent different combination of wheat and cloth. Point E represent production possibility of 4000 bales of cloth and no wheat. By combining all these points we get the curve AE. इस कर्व को ही हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं कि प्रोडक्शन अगर वीट की 100 प्रोडक्शन पॉसिबल हो गई तो क्लोथ की 0 होगी. अब इसकी प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये जो पीपीसी कर्व है ये हमेशा आपको डाउनवर्ड स्लोप दिखेगा. इस कर्व की अगर हम दो बेसिक ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स बात करें तो सबसे पहला ये डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है. डाउनवर्ड स्लोप मींस लाइक दिस, एज वी कुड सी, ये ऐसे डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन आ गई है फुल यूटिलाइजेशन के ऑफ द गिवन रिसोर्स ड्रॉइंग द पीपीसी. Any increase in production of one good is followed the less of the other. ये हमने टेबल में भी देखा था, जैसे 100 था वीट तो वो 0 था, फिर 90 आया तो वो 1 चला गया, फिर 70 आया तो वो कितना चला गया 2, फिर 40 आ गया तो वो 3 चला गया, फिर 0 आ गया तो वो 4 चला गया. तो जैसे जैसे वीट का प्रोडक्शन हम देख रहे हैं डिक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे क्लोथ का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है. तो इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ is followed by the decrease in the production of wheat. ठीक है, तो cloth rises, wheat falls due to the withdrawal of resources from the production of wheat. क्योंकि wheat जैसे स्टार्टिंग में जितनी रिसोर्सेज उस पर लगाई गई थी, अब उसको धीरे धीरे सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है क्लोथ के लिए. ठीक है, now it is concave to the point of origin. Very very important. क्यों? क्योंकि to produce each additional unit of good X, more and more unit of good Y will be sacrificed for the same. Opportunity cost of producing every additional unit of X tends to increase in term of the loss of production of Y. तो गुड का प्रोडक्शन लॉस ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, whereas जैसे जैसे क्लोथ का एडिशनल यूनिट आ रहा है. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू अदर विल ओबे द लॉ ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला पॉइंट बाय हार्ट कर लो. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ, अच्छा ये डेफिनेशन हमें ओके विल लुक आउट व्हेन विल गेट द सेम. अभी के लिए इसको इतना ही रखो, ठीक है. तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ऑफ प्रोड्यूसिंग एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स टेंड्स टू इंक्रीज इन टर्म ऑफ लॉस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई. तो जैसे जैसे हम ये नोट कर रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं क्लोथ के प्रोडक्शन में, वैसे वैसे हमारा जो वीट का प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, whereas क्लोथ का इंक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन लिख लो, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू राइट डाउन दैट व्हाट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली इज. चलिए, सो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज व्हाट यू गिव अप when you choose one thing over the other. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली उस चीज को रेफर करते हैं कि जिस चीज की वैल्यू चली गई दूसरी चीज एक्वायर करने में.
ठीक है, तो यहाँ पे किस चीज की वैल्यू चली गई हमारी, वीट की वैल्यू चली गई। क्या एक्वायर करा आपने, क्लोथ। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट we could see in this sense, ठीक है। in other words transformation of resources from one use to the other will obey the law of increasing marginal opportunity cost। और पीपीसी कर्व की अगर हम बात करें तो वो कॉन्केव है टू द ओरिजिन। क्यों, क्योंकि more and more resources are shifted from the production of one good to the production of another। अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट अगर हम देखते हैं तो सारे पॉइंट्स जो पीपीसी पे हैं और उसके अंदर है, दीज आर अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट्स, वाइल जो उसकी कर्व से बाहर पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, दीज आर अनअटेनेबल। जैसे कि ये वाला पॉइंट है, ये अनअटेनेबल है, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल ये 85 जा रहा है और दिस इज समथिंग 1.8 ले लेते हैं इसको, तो ये अनअटेनेबल है। वेयर एज ये 80 है और ये 1.5 है, तो ये अटेनेबल है। मतलब 80 लाख टन ऑफ व्हीट पे अगर हम रिसोर्सेज लगा रहे तो बची हुई रिसोर्सेज जो हम क्लॉथ पे लगा, दैट इज 1.5 बेल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये 85 और 1.8 या 1.9 ये अनअटेनेबल है, ये हम अटेन ही नहीं कर सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो दिस इज अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। चलिए अब ये फिगर है दैट शोज इकोनॉमीज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉर वॉचेस एंड फोन्स। So we have to answer the following questions for the same and then we'll move ahead. Okay. So first it is given you identify each of the following combination of two goods as either efficient, inefficient or unattainable. Unattainable तो simply हमको दिख रहा है, चलो देखते हैं पहले efficient देखते हैं फिर inefficient, अच्छा these are given, okay, so we have to find out from these, okay। 60 watches and 200 phones, where are 60 watches and are 200 phones, so is this efficient or inefficient? This is efficient। 200 phones and 20 watches, this is inefficient। 40 watches and 500 phones, 40 watches and 500, अब 400 तक तो था ही हमारा, ये इसके बाहर चला गया, सो दिस इज अनअटेनेबल। 400 phones and 0 watches, this is efficient, okay। Efficient, inefficient, I feel like we didn't do it, or we did, okay, I'll give you a recap now। देखो एफिशिएंट वाला पॉइंट क्या होता है, देखो एफिशिएंसी क्या होती है, मतलब कि आप रिसोर्सेज का ऐसे यूज करो ताकि आप कम से कम वेस्ट में अपना गोल अचीव कर सको। इनएफिशिएंसी क्या हो जाती है, आप रिसोर्सेज का ज्यादा यूज कर रहे हो, इतना ज्यादा यूज कर रहे हो जितने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इस कर्व पे लाई कर रहा है दैट इज योर एफिशिएंट, कि भाई हाँ ये एफिशिएंसी है, मतलब आप उसका कम से कम वेस्ट करके उस चीज का यूज करो। लेकिन जो उसके अंदर है, जैसे कि ये पॉइंट एफ है, ये इनएफिशिएंट है क्योंकि आप रिसोर्सेज का ज्यादा यूज कर रहे हो, इतना ज्यादा यूज कर रहे हो जितने की जरूरत भी नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे इनएफिशिएंट था 200 फोन्स फॉर 20 वॉचेस, 200 फोन्स एंड 20 वॉचेस, नहीं वहां पे वेस्ट हो रहे हैं रिसोर्सेज। 200 पे 60 ऑफ वॉचेस आ रही है, तो 40 का यहाँ पे वेस्ट दिख रहा है, राइट, ठीक है। Let's see the next point. If an economy decides to produce 80 units of watches, 80, ठीक है, 80 units of watches on a given production possibility curve AB, how many phones will be it able to produce? 0, because it is the highest value जो जा सकते हैं। 80 is the highest watch value जो जा सकती है, तो सारी resources अगर डाइवर्ट हो जाएंगे तो 80 watches आएंगे, ठीक है, right। Now suppose the economy is producing 300 phones and 40 watches, 300 phones and 40 watches, okay, this one, but wishes to produce an additional 20 watches, अलग से 20 watches उसको बनानी है। तो how much output of phones would need to be given up to enable these watches to be made? तो कितना output of phones need to be given, कितने बनानी है इसको, ये कितना 40, 20 और मतलब 60, ठीक है।
60 बनाने के लिए उसको how much output of phones would it need to be given up to enable these 100? Because we are on this curve and we need to attain this much, so the difference that could be seen is that of 100. So 100 phones we need to give up. Identify the point in diagram which represents the underutilization of resources. So inefficiency कहाँ पे दिख रही है हमें? F पे. So this is underutilization of resources. ठीक है? How much output of watches need to be sacrificed for producing 200 phones if initially the economy was at point A on PPC? कितने output of watch need to be sacrificed for producing 200 of the units? 200 phones if initial output of an economy is it? कितना sacrifice करना पड़ेगा? 20 units. 81, 60. 20 watches need to be sacrificed. Identify the desirable but unattainable point in the diagram. This is desirable, लेकिन आप इसे attain नहीं कर सकते. This is GNH, unattainable. ठीक है, चलो. अब shifting, rotating of production possibility curve. सबसे पहला change in resources देखिए. This is very 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 important. इसमें मैं थोड़ा कर लेती हूँ ताकि ठीक है. देखिए, तो अब ये है कि कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, हम रोटेट कर सकते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को. अगर हम रिसोर्सेज को बढ़ा दें, अब देखो यहाँ पे इतनी आपकी रिसोर्सेज दी हुई थी एंड ये कब हुआ आई सिचुएशन जब आपके रिसोर्सेज को बढ़ा दिया गया. तो हम ये देख सकते हैं कि अगर आपके रिसोर्सेज को बढ़ा दिया गया तो आपका पीपीसी कर्व राइट वर्ड्स शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है. अब अगर रिसोर्सेज को घटा दिया गया तो दैट विल शिफ्ट टू योर लेफ्ट वर्ड्स. अब इतनी रिसोर्सेज थी, अब रिसोर्सेज को कम कर दिया गया तो दैट विल शिफ्ट टू योर लेफ्ट वर्ड्स. और बढ़ा दिया जाएगा तो इट विल इंक्रीज टू योर राइट, शिफ्ट टू योर राइट. अब टेक्नोलॉजी का चेंज आया तो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स. अब देखो ये एक्स है, ये वाई है. अब एक्स के लिए एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं. यहां से सिर्फ यू कैन सी कि पॉइंट ए मतलब वाई वाले में वो सेम रहेगा, लेकिन एक्स का मोर प्रोडक्शन हो रहा है विद द सेम रिसोर्स. तो यहां पे देयर विल बी अ शिफ्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस. तो दिस वाज योर गिवन टेक्नोलॉजी. अब जब एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आएगी गुड एक्स की तो ऐसा हो जाएगा. अब जब वाई की आएगी तो व्हाट विल बी द पॉइंट, यहां से ये शिफ्ट हो जाएगा, क्या यहां से शिफ्ट हो जाएगा इन दिस वे. ठीक है. तो ये पॉइंट ध्यान रखना, एज आई एम सेइंग इट शिफ्ट. सो पीपीसी कर्व वुड रोटेट, इट वुड नॉट शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे ये बेसिस वाला पॉइंट सेम जा रहा है. जैसे y के लिए अब हमने अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज कर लिया, लेकिन x के लिए तो वो चीज सेम ही चल रही है ना, तो y के लिए इंक्लूड होएगा यहाँ पे. इट विल बी टू सिंपलिस्टिक टू थिंक ऑफ रोटेशन इन केस ऑफ चेंज इन रिसोर्सेज बिकॉज वी आर continuing with the assumption that resources are being used for the two goods. अब एफिशिएंट टेक्नोलॉजी अगर दोनों के लिए आएगी तो ये दोनों ही मूव कर जाएंगे. अगर सिर्फ देखो यहाँ पे सिर्फ किसके लिए आई थी, y के लिए आई थी, तो x स्टेबल रहेगा. यहाँ पे y के लिए x के लिए आई थी तो y स्टेबल रहेगा, x शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, शिफ्ट नहीं रोटेट. अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स इलस्ट्रेट सेंट्रल प्रॉब्लम्स. अब व्हाट टू प्रोड्यूस, अब यहाँ पे हम इसको पीपीसी के रिलेशन में स्टडी आउट करेंगे. ठीक है. हाउ मच वी आर लेफ्ट विद द पॉइंट. ठीक, चलिए हैव अ लुक. नाउ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इलस्ट्रेट सेंट्रल प्रॉब्लम्स. व्हाट टू प्रोड्यूस. अब इस फिगर में अगर हम देखें सारे रिसोर्सेज यूज हो रही है इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट. यू कैन प्रोड्यूस 6 tons of wheat corresponding to the point D. On the other hand, if all resources are used for the production of cloth, तो 12 bales of cloth produce हो रहा है. ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? इजी, राइट. नाउ stretch between A and D of production possibility curve shows different possible combination of wheat and cloth that can be produced in the given resources. ठीक है.
any point of the production possibility curve corresponds to the full utilization of resources. कोई भी point इस कर्व के ऊपर full utilization दिखाएगा. thus point B और C full utilization दिखा रहे हैं. at both these point resources जो है वो fully और efficiently utilize हो रही है. but if production of one commodity is increased तो दूसरी production घट जाएगी, दूसरे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन घट जाएगी. क्यों? क्योंकि गिवन रिसोर्स आर फुल्ली यूटिलाइज्ड एंड दिस इज व्हाट टू प्रोड्यूस वाला फैक्टर आ जाएगा. प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस देयर डिफरेंट यूजेस अराइजेस. अब हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है. सेटल हाउ टू प्रोड्यूस. नाउ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द टेक्निक, द सिचुएशन इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द फिगर अगेन. अब यहां पे हमने टेक्निक वाला पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस किया था. ये फिगर शो करता है कि उन्होंने भी चूज करा टेक्निक जो इनेबल कर रहा है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन as is evident point E in very much inside the production possibility curve P. It shows the use of inefficient technique. If efficient technique is used, there will be more production of one commodity without sacrificing production of other, showing A and C. Or there will be more production of both commodities as shown by point B in relation to E. Very important. तो यहाँ पे more production of both the commodities as shown by the point B, अंडर यूटिलाइजेशन वाला पॉइंट आ जाएगा. ठीक है. दिस इज हाउ टू प्रोड्यूस. किसके लिए प्रोड्यूस कर रहा है, फिगर पे आ जाओ सीधा. दिस कर्व, द ग्रीन वन, इट इंडिकेट्स जब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन फेवर ऑफ द रिच. एंड दिस इंडिकेट्स जब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कम होती है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किसके फेवर में होती है, पुअर के फेवर. फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो अंडर यूटिलाइजेशन और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हम यहाँ पे देख रहे हैं. अंडर यूटिलाइजेशन यहाँ पे देख रहे हैं. फुलर और एफिशिएंट, उस कर्व के ऊपर वी सी द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. एफिशिएंट और फुलर यूटिलाइजेशन हमको दिखती है ऑन द कर्व. यहाँ पे अंडर यूटिलाइजेशन. ठीक है, ठीक, फाइन. लेबर इज अंडर यूटिलाइज्ड एज इंडिकेटेड बाय द मास अनएम्प्लॉयड इन द कंट्रीज लाइक इंडिया. ग्रोथ ऑफ रिसोर्स. ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज पॉसिबल ओनली व्हेन इकोनॉमी जनरेट मोर रिसोर्सेज. अगर ज्यादा रिसोर्सेज जनरेट होंगी तो जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो बढ़ जाएंगी. एज रिप्रेजेंटेड बाय अ शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ग्राफ फ्रॉम ए टू बी टू सी टू डी, ए बी टू सी डी. जो राइटवर्ड शिफ्ट है कर्व का वो दिखाता है कि रिसोर्सेज इंक्रीज हो गई है. राइट. एंड विद दिस वी आर एंड विद दिस टॉपिक. अब हम आ जाते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, हमने पहले एक सिंपल सी डेफिनेशन की थी. अब यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं. Opportunity cost refers to the value of a factor in its next best alternative use. तो वो किस चीज के बारे में रेफर करती है, वैल्यू ऑफ अ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज. जैसे कि हमने अज्यूम किया है कि कुछ रिसोर्सेज हमारे पास यूज 1 और यूज 2 है. इसका अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट इन यूज 1 इज 1000 एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट इन यूज 2 इज 2000, कॉमन सेंस should dictate us that resources will be employed in use 2. Given this situation, opportunity cost may be defined as the loss of output in use 1 when resources are employed not in use 1 but in use 2. A factor may have more than 2 uses, obviously. अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज टू बी टेकन एज द वैल्यू ऑफ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट यूज ओनली. अब इसको ऐसे समझते हैं. अब अवेलेबल रिसोर्सेज 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड एंड गिवन अ पैकेज ऑफ अदर इनपुट्स. अब जो पॉसिबल यूजेस हो सकते हैं वीट के प्रोडक्शन के लिए, राइस के लिए, मेज के लिए, शुगर के लिए. मार्केट वैल्यू क्या है, 10,000, 8, 7, 12. अजम्पशन क्या है, टेक्निक जो है दैट इज कांस्टेंट एंड रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड. ऑब्वियसली जिसमें सबसे ज्यादा पैसे मिल रहा है दैट इज 12, दैट इज शुगर केन. तो रिसोर्सेज यूज 4 में लगाई जाएंगी व्हेन द वैल्यू ऑफ आउटपुट इज मैक्सिमाइज्ड. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग resources
in use 4 is equal to the loss of output in next best alternative use of given resources which is 10,000 in use. देखो अगर दो यूजेस थे ए और बी, मान लो बी में मैंने रिसोर्सेज लगा दी, ए में नहीं लगाई, तो उस केस में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती मेरी दैट विल बी इक्वल टू द लॉस ऑफ आउटपुट इन माय ए, राइट. बट यहाँ पे जो सेकंड बेस्ट हमें 10,000, उसके बाद 8, उसके बाद 7, तो इस केस में इफ आई एम यूजिंग द यूज 4, so therefore use 1 is at loss. The loss of output in next best alternative using the given resource which is 10,000 in use. And diagrammatically illustration is given of same. अब यहाँ पे दे रखा है shows PPC AB, y axis shows use 1 and x axis shows use 2. This is how the things are going. This is 10,000 and 12,000. ठीक है. So this shows assumption that technology constant है आपकी और resources fully utilized है. The value of output is assumed as 12,000 and in use to 10,000. If resources are employed in use 1, the opportunity cost is 10,000. Any doubt on this? Very easy to go with. Fine. ये further आपको example देंगे. Just I'm reading of the same. Marginal opportunity cost, very important. अब जो टोटल रिसोर्सेज हैं रिमेनिंग कांस्टेंट, व्हेन एलोकेशन इन यूज 2 इज इंक्रीज, देयर इज लॉस ऑफ आउटपुट इन यूज 1 एंड गेन ऑफ आउटपुट इन यूज 2. आप इस चीज को समझो. देखो जब रिसोर्सेज का आप यूज किया, शिफ्ट किया आपने डिस्ट्रीब्यूट किया रिसोर्सेज को इन यूज 2, दैट इज इंक्रीज. तो रिसोर्सेज यूज 2 में इंक्रीज हो गई, तो उसकी वजह से जो यूज 1 है उसमें use 1 use 2 is little confusing, so let us take number 2 and 1. ठीक है, तो आपने 2 को रिसोर्सेज दी, रिसोर्सेज बढ़ा दी बेसिकली, तो उसकी वजह से जो 1 है उसका लॉस हो गया और 2 का गेन हो गया आउटपुट में. क्योंकि रिसोर्सेज कम मिल रही है तो आउटपुट भी तो कम होगा, रिसोर्सेज ज्यादा मिल रहे तो आउटपुट भी ज्यादा होगा. तो 1 का जो आउटपुट कम हो गया whereas 2 का आउटपुट बढ़ गया. तो ये जो चेंज वाला सिंबल हम देख रहे हैं, चेंज Q1 एंड चेंज इन Q2, तो रेट एट विच आउटपुट इन 1 इज लॉस्ट फॉर एवरी एडिशनल यूनिट इन 2 implies the marginal opportunity cost. This is called your marginal rate of transformation. With the example, let us understand in a better way. Production of X 0, 1, 2, 3, production of Y this much. तो जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है y डिक्रीज हो रहा है. अब जो प्रोडक्शन 1 यूनिट का और है x का, 1000 यूनिट्स ऑफ y आर टू बी गिवन अप. तो 10 से 1 नीचे मतलब 1000 हमें उसको देनी पड़ी ताकि एक चीज मैं प्रोड्यूस कर सकूं x की. यहाँ पे कितनी देनी पड़ी अपने को 1500. यहाँ पे कितनी देनी पड़ी 2000 ताकि एक. ठीक है, एनी डाउट इन दिस? तो इसलिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ y. सबसे ऊपर हम किसको रख रहे हैं, y के आउटपुट को जिसकी रेट घट रही है, अपॉन द एडिशनल यूनिट जो x की जा रही है. सो लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ y अपॉन गेन ऑफ आउटपुट ऑफ x. दिस इज द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मार्जिनल, मार्जिन से उस चीज का डिस्क्रिप्शन इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये टेंड्स टू राइज. क्यों? क्योंकि एज रिसोर्सेज आर continuously shifted from 1 to 2, their existing specialized use in distribution. When specialized use of resources is increasingly distributed, the loss of output must also be increasing. And this is given a perfect example. यहाँ पे देखो कैसे आए चेंज. अब ये हमारा पीपीसी का आपको दिखा रखा है. यहाँ पे there is a point A and C. यहाँ पे दिस इज अ पॉइंट के एंड यहाँ पे L. अब ये शिफ्ट हुआ है ऐसे. इसका मतलब क्या है कि A की जो रिसोर्सेज, यूज 1 की जो रिसोर्सेज है वो 2 में लगाई गई है, तो यूज 1 का जो है वो लॉस हो रहा है. ये पहले इतनी रिसोर्सेज लग रही थी, अब इतनी लग रही है एंड इस पे गेन दिख रहा है.
ये आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वेराज ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो इसका लॉस और इसका गेन, ये डिवीजन मेरी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे पॉइंट दे रखा है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या डिफरेंस। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमारा रेशो नहीं आता है, हम इसमें रेफर करते हैं कि जो टोटल लॉस हुआ आउटपुट का जब कोई रिसोर्स शिफ्ट हुई है 1 से 2 में। लेकिन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम रेशो की बात करते हैं लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट के बीच में। यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंडिकेट करता है कॉस्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स of the production, whereas this indicate the cost of one more unit of output. ठीक है, and with this we are end with the chapter. Let us see one or two numerical and then we'll end with this. अब देखो क्या कर रही है, एक बैंक एम्प्लॉय जॉब ऑफर कर रहा है 2 other बैंक्स को। एबीसी जो है बैंक वो 25,000 की सैलरी ऑफर कर रहा है, QRS 30,000 की। इफ बैंक एम्प्लॉयज एट प्रेजेंट ड्रॉ अ सैलरी ऑफ 35,000 इन बैंक XYZ, व्हाट इज हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग इन XYZ? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? 30,000 ना कि 25,000। सो 30,000 यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी। इजी। कैलकुलेट द मार्जिनलिटी कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग शेड्यूल। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इसकी टेबल देखो कैसे बनी है। दिस इज द श्रिंक मशीन एंड दिस इज द शर्ट्स। जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रही है शर्ट्स की यूनिट डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे मार्जिनली कॉस्ट नहीं आएगी क्योंकि दिस इज 0 एंड दिस इज 100। यहाँ पे देखो नाउ 100 से 5 में शिफ्ट होने, ये चीज का ध्यान रखना है। इसका एडिशनल पॉइंट देखो, दिस इज द लॉस कितना आया है शर्ट्स में? 5 शर्ट का लॉस है, 5 यूनिट का लॉस आया है। मशीन्स में कितने का गेन आया है? 1 का, तो 5/1। यहाँ पे 95/80 कितना आपको लॉस हुआ है शर्ट की यूनिट्स में? दैट इज 10। कितना गेन हुआ है आपको मशीन्स की यूनिट्स में? 1। सो दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड, राइट? फाइन। नाउ calculate the marginal opportunity cost when 20 units of wheats are produced given the data. तो जब 20 यूनिट्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो अब आप इसको राइस के प्रोडक्शन से अगर हम देखें तो कितना राइस का प्रोडक्शन घट रहा है? दैट इज 100, राइट? और कितना व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ रहा है? दैट इज 10। तो लॉस अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ राइस उसके आउटपुट पे, whereas gain of the production of wheat के output, so that is 10, 100 upon 10, that is 10. ठीक है, same way it is given for, हमने कैसे कैलकुलेट किया है? ऐसे 3125 कैसे कैसे इंक्लूड। अब इस चीज को ध्यान रखना, ऑल्दो अब यहाँ पे दिस शुड बी अबव, 10 शुड बी अबव एंड दिस शुड बी डाउन। गेन ऊपर आएगा, लॉस नीचे आएगा। ठीक है, very easy. I'll be putting up one other video for the recap of the same, so do put down your feedback and please like and subscribe to my channel.